Good morning to all of you. Today I will start the lecture number 6 of the chemical bonding. तो इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में पढ़े थे। सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, पाई बॉन्ड क्या होते हैं, तो उसी के आगे हम लोग प्रोसीड करना शुरू करते हैं। तो होता क्या है, अगर कहीं पर सिंगल बॉन्ड दिखाई पड़ता है तो इसका मतलब वहां पर क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। लेकिन अगर कहीं डबल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है तो वहां पर क्या होगा, पहला बॉन्ड सिग्मा होगा और दूसरा क्या होता है, दैट इज द पाई बॉन्ड। लेकिन अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या होगा, वहां पर एक सिग्मा और दो क्या होंगे, पाई होंगे। तो फिर से बात को समझे, अगर कहीं सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो वहां पर क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। लेकिन अगर कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है तो एक सिग्मा एक पाई होगा। और अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां एक सिग्मा और दो पाई होते हैं। इसको थोड़ा सा मेंशन करते हुए चलते हैं हम लोग। हमने क्या बताया, इफ सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वहां पर जो बॉन्ड होगा दैट विल बी सिग्मा बॉन्ड। क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है बेटा। और दूसरा हमने क्या बताया, अगर डबल बॉन्ड होता है तो वहां क्या होगा, एक सिग्मा होगा और प्लस एक क्या होगा, पाई होगा। एक क्या होगा, पाई। अब फिर इसके बाद अगर मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वहां पर क्या होगा, पहला बॉन्ड क्या होगा बेटा, दैट विल बी द सिग्मा। और बाकी जो होगा दो होंगे वो क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। दो क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। इस बात को थोड़ा सा हम एग्जांपल्स के थ्रू समझना शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास H2 मॉलिक्यूल दिया है तो H2 में क्या है, H2 का स्ट्रक्चर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या होगा, दैट इज द सिग्मा बॉन्ड। क्या होगा, क्या होगा बताएं, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ओनली सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर आपके पास O2 है, क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में क्या होता है, आप ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं। ठीक है, दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। तो पहला बॉन्ड क्या होगा, दैट विल बी सिग्मा और दूसरा क्या होगा, पाई। तो एक सिग्मा और एक क्या होगा, पाई होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें किस पर, N2 पर बात करें, तो नाइट्रोजन के केस में क्या होते हैं, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, पहला बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा और फिर क्या होंगे, पाई और फिर क्या होगा, पाई। एक पाई ये और एक पाई ये। तो इस तरह से क्या देखते हैं, एक हो गया आपका सिग्मा और प्लस दो क्या हो गया, पाई हो गया। इसी तरह से यहां पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा क्या, सिग्मा प्लस वन क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल और लेते हम, जैसे हमारे सामने क्या दिया, CO2 दिया। क्या दिया, CO2। तो CO2 का थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा CO और फिर क्या हो जाएगा इधर O। तो क्या होता है, कार्बन से दो डबल बॉन्ड जुड़े हैं। तो यहां पर क्या होगा, पहला बॉन्ड सिग्मा होगा और दूसरा बॉन्ड क्या होगा, पाई होगा। तो पहला बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा और दूसरा क्या होगा, पाई। तो यहां पर क्या देखते हैं, दो आपके पास क्या है, सिग्मा है और दो क्या है, पाई। तो क्या है बेटा, पाई। ठीक है, तो इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए, इसके बाद जो हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। क्या है, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है पहले हम समझेंगे, इसके बाद फिर जो हम लिखना शुरू करते हैं। तो ये क्या है आपका, दैट इज सिग्मा और ये क्या है, दैट इज पाई। तो समझे आप, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप along the internuclear axis then sigma bond is formed। along the अगर internuclear axis होता है तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ऑर्बिटल्स ओवरलैप एट द राइट एंगल ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की अगर राइट एंगल पर ओवरलैप करते हैं तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो कैसे कैसे बनता है, एस एस के ओवरलैपिंग से, एस पी के ओवरलैपिंग से और पी पी के ओवरलैपिंग से।
लेकिन जो पाई बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है, पी पी के ओवरलैपिंग, लेकिन कैसे, लेटरल ओवरलैपिंग होगा। कैसे होगा, लेटरल ओवरलैपिंग। कौन कौन, पी पी, वहां पर क्या कहलाएगा, पी पाई पी पाई। अगला क्या है, अगला क्या है, दैट इज पी और डी, तो वहां क्या कहलाएगा, पी पाई डी पाई। और अगला क्या होता है, दैट इज डी पाई डी पाई, मतलब वहां पर दो डी ऑर्बिटल क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तीसरी बात क्या होती है, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है। और क्यों स्ट्रांग होता है, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ जो ओवरलैपिंग की एक्सटेंट होती है वो बहुत ज्यादा होती है, मतलब ज्यादा ओवरलैप करते हैं। तो ज्यादा ओवरलैप करने के कारण सिग्मा बॉन्ड क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। लेकिन पाई बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होती है, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड कमजोर होते हैं, और जो कमजोर होते हैं वो जल्दी ब्रेक हो जाया करते हैं। इसीलिए जो आपके एल्कीन होते हैं या एल्काइन होते हैं, दे आर रिएक्टिव देन द एल्केन। एल्केन की अपेक्षा एल्कीन जो होते हैं ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें पाई बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड कमजोर होता है, बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है। और क्या बातें हैं जरा बताएं। जो सिग्मा बॉन्ड होता है आपका, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड के चारों तरफ फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, लेकिन पाई बॉन्ड के चारों तरफ फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो इस बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमने जो जो बातें बताई इसको थोड़ा सा मेंशन करते हुए चलेंगे। तो फिर से एक बार समझिए क्या क्या हमने बताया। along the internucleus axis at the right angle of internuclear axis sigma bond SS SP and PP, ये PP PD and DD। सिग्मा बॉन्ड एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर, ज्यादा होता है, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। लेकिन जो पाई बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होती है, इसीलिए बॉन्ड कमजोर होते हैं। अगर बॉन्ड कमजोर होंगे देन इट विल बी रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। और जो सिग्मा बॉन्ड है उसके अलोंग द उसके चारों तरफ फ्री रोटेशन पॉसिबल है, लेकिन पाई बॉन्ड के चारों तरफ फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं। तो इसको थोड़ा सा मेंशन करते हुए हम चलेंगे। पहली बात हमने क्या बताया, जो ओवरलैपिंग होती है वो कैसी होती है, अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। दूसरी बात क्या होता है, एट ओवरलैपिंग जो होती है, ओवरलैपिंग एट राइट एंगल ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। दूसरी बात जो क्या है, ये किनके किनके बीच बनता है, एसएस और पीपी एंड एसपी। और ये जो होता है ये पीपी पीडी एंड डीडी के बीच क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है। तीसरी बात जो है, ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, बिकॉज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मैक्सिमम। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, इसी में एक पॉइंट और नोट करें, हेंस लेस रिएक्टिव। जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं, लेकिन जो पाई बॉन्ड होता है ये क्या होते हैं, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लेस, कम होता है, हेंस बॉन्ड इज वीक। बॉन्ड कैसा होता है, कमजोर होता है, एंड मोर रिएक्टिव, और क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है बेटा, एक बात और समझें आप, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल अराउंड द क्या, सिग्मा बॉन्ड। और यहां पर फ्री रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड, फ्री रोटेशन जो होता है वो नहीं हो पाता, रिस्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन ऑलवेज आस्क्ड इन 2 मार्क्स, 2 नंबर में हरदम पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नोट करें।
इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट ऑल टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इन H2SO4। H2SO4 में हर तरह की ओवरलैपिंग आप दिखाएं, ठीक है, मतलब SS ओवरलैपिंग या SP ओवरलैपिंग या क्या हो सकता है सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड, ऑल टाइप सभी दिखाना आपको। वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करें, फिर हम बताना शुरू करते हैं। चलिए पहला तो करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं इसका H2SO4 का। तो ये क्या है आपके सामने H2SO4, दैट इज द H2SO4, ठीक है। तो इसमें हमको क्या बताना, हर तरह की ओवरलैपिंग बतानी है। तो पहले आप क्या करें, सेंट्रल एटम सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। सल्फर कितना होता है 16, इसका अगर लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना 4 एंड 3d कितना होगा बेटा 0 होगा। हमें मतलब किससे होता है, केवल वैलेंस सेल से मतलब होता है, मतलब आउटर मोस्ट सेल से, हमें इनर मोस्ट सेल से कोई मतलब नहीं होता है। तो जरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें सल्फर का, इधर कितना दिया 3s, इधर कितना दिया बताएं 3p, और इधर कितना दिया 3d, तो 3s ये क्या हो जाएगा 3p, और इधर कितना हो जाएगा दैट इज 3d। तो यहां पर कितना हो जाएगा देखें, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से आप क्या करते हैं, फिलिंग करते हैं। तो होता क्या है, सल्फर जो होता है जो कोवेलेंसी शो करता है वो कौन कौन सी शो करता है, जरा आप ध्यान करें 2 4 6 2 4 6। लेकिन सेंट्रल एटम पर सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये मैक्सिमम कोवेलेंसी दिखाने का प्रयास करते हैं। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है 6 होती है, कितनी होती है 6। तो सल्फर में कितने बॉन्ड हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने 6 बॉन्ड हैं, मतलब सल्फर यहाँ पर मैक्सिमम कोवेलेंसी में है। तो अब एक बात और समझें आप, यहाँ जो बॉन्ड बने हैं, अगर आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बात करें तो होता क्या है, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप containing electrons of opposite spin, then covalent bond is formed। मतलब हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही क्या करते हैं, ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो सल्फर के केस में हमारे पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने हैं, हमारे पास 2 ही हैं, और हमें चाहिए कितने 6 चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ बॉन्ड कितने हैं 2 2 4 5 6, टोटल 6 बॉन्ड है, और 6 बॉन्ड बनने का मतलब 6 ओवरलैपिंग है। तो 6 ओवरलैपिंग दिखाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल भी होने चाहिए, 6 क्या होने चाहिए हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा जरा आप समझे, होता क्या है, यहाँ पर जो इसको एनर्जी मिलती है, इसको सल्फर को एनर्जी मिलती है, तो एक इलेक्ट्रॉन पी से प्रमोट होता कहां पर डी में। तो क्या होगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन। तो तब क्या बनेगा जरा समझें, ये आप बॉन्ड बनाते हैं, ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो 2 यहां पे रखा और 1 इलेक्ट्रॉन आपका इधर चला जाएगा। अब कितनी कोवेलेंसी शो होगी यहां से, यहां 4, लेकिन हमें दिखानी कितनी 6। तो यहां पर फर्स्ट एक्साइटेशन, अगला क्या होगा दैट विल बी सेकेंड एक्साइटेशन। अगर सेकेंड एक्साइटेशन होगा यहां पे, ठीक है, सेकेंड एक्साइटेशन की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से भी जाएगा, और अगर यहां से भी जाएगा तो स्ट्रक्चर कुछ आपको इस तरह से दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो यहां हमारे पास कितने ऑर्बिटल हो गए हैं, टोटल 6 ऑर्बिटल हो गए हैं, वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं जाके। तो पहली कंडीशन क्या होगी, पहले तो हम यहां पर दिखाते हैं 2 ऑक्सीजन कैसे हैं, सिंगली बॉन्डेड है, कैसे हैं सिंगली बॉन्डेड, लेकिन 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो डबली बॉन्डेड है। तो यहां पर जितने ऑक्सीजन उन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें आप, ऑक्सीजन कितना है 8 होता है, कितना हो जाएगा 1s2 2s2 और कितना होगा 2p4। हमें लास्ट वाले से मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है, तो हमने ये लास्ट वाले सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, लास्ट वाले सब सेल का। और आप ऑक्सीजन बनाए यहाँ पे, इसके लास्ट का ही आप इलेक्ट्रॉन शो करें, क्योंकि उसी की हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, ये हम देखते हैं यहाँ पर
और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन और आप बनाए, एक ऑक्सीजन हमने और बना दिया, तो एक ऑक्सीजन हमने यहाँ बनाया, तो ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा। अब यहाँ पर होता क्या जरा आप समझें, यहाँ पर जो है ये क्या है, ये एस है, ये क्या है, पी है, ये क्या है, ये क्या है, दैट इज डी है। ये कितना 3s है, ये क्या 3p है, ये क्या है 3d है। तो पहला बॉन्ड क्या बनेगा, पहले ऑक्सीजन से यहां पर ये क्या है बताएं, px py, और ये क्या है pz, क्या है pz। तो पहले क्या होता है, सबसे पहले जो है जरा समझे आप, ये जो 3s सल्फर का है और एक ऑक्सीजन का क्या होगा, ये क्या है 2px, सॉरी 2py। तो पहला जो ओवरलैपिंग होगा, पहली ओवरलैपिंग उसको जरा दिखाएं, वो हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 2p से 3s की ओवरलैपिंग हुई। बात को समझे आप, सल्फर का पहला हाफ फील्ड ऑर्बिटल और पहले ऑक्सीजन का हमने क्या लिया है 2py, तो पहली ओवरलैपिंग। फिर इसके बाद क्या होता है, अगला है 2p, सॉरी 3p से अगले ऑक्सीजन को आप जोड़ें, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2p ऑक्सीजन का है और 3p किसका है, सल्फर का है, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या होता है, अगला ऑक्सीजन और ले, फिर यहां पर क्या होगा 2p अगले ऑर्बिटल पर चले, 2p तो ऑक्सीजन का है ही है, फिर यहां पर क्या लेते हैं 3p। इसी तरह से एक और ऑर्बिटल है आपके पास, ये इसको लें, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2p और इधर कितना हो जाएगा, दैट विल बी 3p। इसका मतलब ये 3p ऑर्बिटल हमने सल्फर के यूज कर लिए, एक s ऑर्बिटल यूज कर लिया। वो जो यूज किया है वो क्या बनाने में, सल्फर के साथ पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड और चौथा बॉन्ड। अब इसके बाद होता क्या है कि यहां से कितने ऑर्बिटल, एक ये यूज हो गया, एक ये यूज हो गया, ठीक है, और यहां से भी इसको भी यूज किया और इसको भी यूज किया। अब होता क्या है कि पहला और दूसरा ऑक्सीजन, मतलब ये पहला, इसे दूसरा मान लें, और ये क्या हो जाएगा तीसरा, ये क्या होगा चौथा। तो यहां पर क्या होता है, पहला और दूसरा ऑक्सीजन जो है वो एक बॉन्ड तो क्या बनाता है सल्फर के साथ 2p 3s के साथ, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2p और ये क्या होगा 3s, और दूसरा ऑक्सीजन जो है वो 2p और क्या है 3p। और क्या होता है, अब जो बच रहे हैं ये आपके पास क्या 2pz और 2pz, ये हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करते हैं, तो इसी के आगे हम लोग बनाते हुए चलते हैं। तो अगला क्या होगा, अगला होगा 2p और 1s, फिर इसके बाद यहां पर क्या होगा 2p और 1s, ये क्या है ओवरलैपिंग दिखाई जा रही है। अब यहां पर हमने ये बना दिया, अब अगली कहानी है इसकी, ठीक है। तो होता क्या है, सिग्मा बॉन्ड सारे हमने बना दिए, अब बनाना क्या है, हमें पाई बॉन्ड बनाना है या अगली ओवरलैपिंग दिखानी है। तो होता क्या है, S का यूज कर लिया, P का यूज कर लिया, अब बचता हमारे पास D। तो D जो बचता है वो D ऑर्बिटल, और ये जो बचे हुए हैं क्या P ऑर्बिटल, ये जो P ऑर्बिटल और ये इनके D ऑर्बिटल, अब क्या करते हैं पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पर अगला जो हो जाएगा, अगला जो हो जाएगा ये 2p और ये 3d, ये मिलकर क्या करते हैं, ये फॉर्म करते हैं क्या, दैट फॉर्म द p पाई d पाई बॉन्डिंग। और अगला फिर यहाँ आपके सामने क्या दिया है ऑक्सीजन 2p और फिर इधर क्या है 3d, तो ये हो जाएगा 3d, फिर यहाँ क्या बनता है p पाई और क्या बनता है d पाई। तो इस तरह के इतने सारे बॉन्ड हमारे बनके तैयार होते हैं, इतनी ओवरलैपिंग होती है। बात को फिर से रिकैप करेंगे हम, ठीक है। हमने सल्फर में क्या देखा, सल्फर में हमारे पास कितने 6 ऑर्बिटल्स हैं, कितने बेटा 6 ऑर्बिटल्स। तो जो 6 ऑर्बिटल्स हैं, जो 6 ऑर्बिटल्स हैं उसमें पहला क्या करें आप, पहले चारों ऑक्सीजन के साथ आप दिखा देते हैं, तो 1s ओवरलैप विद द किसके साथ 2p और 3s ओवरलैप करते हैं। फिर अगला क्या होगा, अगले ऑक्सीजन का 2p और 3p ओवरलैप करेगा, फिर क्या होगा अगले फिर 2p और क्या हो जाएगा 3p, और फिर इसके बाद क्या होगा 2p और क्या हो जाएगा 3p। तो ये पहली ओवरलैपिंग हुई। अब इसके बाद पहला और दूसरा ऑक्सीजन का ये जो pz और pz है, ये क्या करता है, ये 2p किसका है ऑक्सीजन का, 1s किसका है बताएं हाइड्रोजन का, इनके साथ ओवरलैप करता है। फिर इसी तरह से 2p 1s अगले हाइड्रोजन का है, लेकिन बाकी जो बच रहे हैं
मतलब यहाँ का 2p और ये 2p और 2p ओवरलैप करेगा किससे, 3d और 3d के साथ। तो ऐसी कंडीशन में क्या बनता है, यहाँ बनता है p पाई d पाई बॉन्डिंग, p पाई d पाई बॉन्डिंग। यहाँ पर भी क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप यहाँ चाहे मेंशन कर दें, कितना हो जाएगा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा, टोटल 6 सिग्मा। और पाई कितने होंगे, 2 पाई होंगे। और जो 2 पाई होंगे वो कैसे बनेंगे, बाई द पी पाई डी पाई से। कैसे बनेंगे, पी पाई डी पाई से। ठीक है, तो इसको आप समझें, प्रैक्टिस करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए नोट करें फिर आगे चलते हैं। चलिए चलिए बेटा, इसके बाद जो हम लोग बात करना शुरू करेंगे वो क्या होगा, दैट इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन द टर्म ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन। क्या होगा, एनर्जी कंसिडरेशन। तो चलिए, तो क्या बताएंगे, इन द टर्म ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन, एनर्जी कंसिडरेशन। ठीक है, चलिए, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल को लेते हुए हम आपसे बात करते हैं। आपके पास हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन कैसे बना है, ये पहला हाइड्रोजन Ha और दूसरा हाइड्रोजन क्या है, Hb। जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, H2 बनता है। क्या बनता है, H2। तो होता क्या है, इस बात को हम थोड़ा सा समझते हैं। तो होता क्या है, ये पहला हाइड्रोजन है, ये न्यूक्लियस है, इसका इलेक्ट्रॉन। और फिर इसके बाद ये दूसरा हाइड्रोजन है, ये न्यूक्लियस है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ जो फोर्स काम करेंगे, when two hydrogen atom approach each other, जब हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो ऐसी कंडीशन में कौन कौन से फोर्स काम करेंगे, इसको हम समझते हैं। तो पहली चीज क्या होगा, इसको हम मान लेते हैं A, इसको हम क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जो A का न्यूक्लियस B के न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, A का इलेक्ट्रॉन B के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, लेकिन A का न्यूक्लियस B के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली जो B का न्यूक्लियस है वो A के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से कितने फोर्सेस काम करें, 4 फोर्सेस, 2 अट्रैक्शन और 2 रिपल्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा चाहे आप देख लें, न्यूक्लियस Na और Nb क्या होगा, रिपल्शन होगा। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन A इलेक्ट्रॉन B में क्या होगा, रिपल्शन होगा। लेकिन न्यूक्लियस A और इलेक्ट्रॉन B में क्या होगा बताएं, अट्रैक्शन होगा। और फिर इसके बाद न्यूक्लियस B इलेक्ट्रॉन A में भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। लेकिन रिजल्टेंट जो होता है, जब 2 एटम नजदीक आते हैं तो उनकी एनर्जी कम होती है, और अगर एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और यही स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए ही एटम एक दूसरे के नजदीक आते हैं। लेकिन होता क्या है, ये जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो एक ऐसी कंडीशन आती है जिसके बाद जो होता है वो रिपल्शन शुरू हो जाता है। फिर वहां पर बॉन्ड जो है वो आपका स्टेबल ना होकर अनस्टेबल हो जाता है। वहां पर फिर धीरे धीरे क्या होगा, उसमें रिपल्शन बढ़ने लगता है अट्रैक्शन की जगह। हाइड्रोजन के केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये पहला हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 74 पिकोमीटर जो इनका रेडियस है, अगर इससे अंदर जाएंगे तो रिपल्शन बहुत तगड़ा होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना। तो जब एटम नजदीक आते जाते हैं
तो क्या होगा, उनकी एनर्जी कम होती रहती है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जब बहुत ही ज्यादा वो नजदीक आ जाएंगे तो वहां पर एनर्जी बढ़ने लगती है, क्योंकि रिपल्शन होता है और वहां पर बॉन्ड आपका फिर बनना मुश्किल हो जाता है, वहां पर फिर मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस मुश्किल हो जाता है। तो यही क्या कहलाता है, एनर्जी कंसिडरेशन के फॉर्म में क्या, वीबीटी। अब इसको थोड़ा अगर आप ग्राफ से देखें तो यहाँ पर क्या है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ये ग्राफ हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये क्या है, ग्राफ। यहाँ पर क्या होता है, ये नजदीक आते जाएंगे, जहां पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी, वहां पर वो क्या हो जाएंगे, स्टेबलाइज कर जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्टेबलाइज कर जाएंगे। दो एटम नजदीक आएंगे और नजदीक आएंगे और नजदीक आएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ऐसी कंडीशन होगी जहां अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, मतलब एनर्जी क्या हो जाएगी, कम से कम होगी, लेकिन इसके बाद एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है, फिर बॉन्ड आपका क्या होगा, अनस्टेबल हो जाता है और फिर वहां मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है बेटा, तो इस बारे में आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे, जहां कोई डाउट होता फिर बताएंगे। तो क्या करते हैं, दो हाइड्रोजन जब नजदीक आएंगे तो इतने तरह के फोर्स काम करते हैं, ठीक है। जो रिजल्टेंट आता है वो अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसीलिए क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर अट्रैक्शन नहीं होता तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वहां पर क्या होगा, रिपल्शन। और अगर रिपल्शन होता है तो बॉन्ड फिर नहीं बनेगा, फिर वो मॉलिक्यूल आपको नहीं मिलेगा, फिर क्या हो जाएंगे, वो ब्रेक हो जाएंगे, मतलब वहां पर जो मॉलिक्यूल है उसकी स्टेबिलिटी आपकी नहीं रह जाएगी। ठीक है बेटा।